हेलो स्टूडेंट, हम क्षितिज का पाठ नंबर 12 पढ़ रहे हैं। इस पाठ का नाम है लखनवी अंदाज और इसके लेखक है यशपाल। पहले हम यशपाल की जीवनी पढ़ते हैं। यशपाल का जन्म सन 1903 में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में ग्रहण करने के बाद लाहौर के नेशनल कॉलेज में उन्होंने बीए किया। वहाँ उनका परिचय भगत सिंह और सुखदेव से हुआ। स्वाधीनता संग्राम की क्रांति धारा से वो जुड़ाव के कारण वह जेल भी गए। उनकी मृत्यु सन 1976 में हुई। यशपाल की रचनाएं में आम आदमी के सरोकारों की उपस्थिति है। वे यथार्थवादी शैली के विशिष्ट रचनाकार हैं। यथार्थवादी मतलब सच्चाई के, जो समय पहलू अभी चल रहा है उसके, जो यथार्थ में जो जिस वक्त है उस वक्त का ध्यान रखते हुए उनकी रचनाएं होती थी। सामाजिक विषमताएं, राजनैतिक पाखंड और रूढ़ि के खिलाफ उनकी रचनाएं मुखर हैं। मुखर मतलब प्रमुख है। उनके कहानी संग्रहों में ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजरे की उड़ान, वाह दुलिया, फूलों का कुर्ता उल्लेखनीय है। उनका झूठा सच उपन्यास भारत विभाजन की त्रासदी की मार्मिक दस्तावेज है। त्रासदी मतलब घटना, दुखद घटना का मार्मिक दस्तावेज है। अमिता, दिव्या, पार्टी, कामरोड, दादा कामरोड, मेरी तेरी उसकी बात उनके प्रमुख उपन्यास है। भाषा की स्वाभाविकता और सजीवता उनकी रचनागत विशेषताएं हैं। ये उनके जीवन के बारे में है। अब हम पढ़ते हैं कि उन्होंने लखनवी अंदाज में क्या बताने की कोशिश की है। यूँ तो यशपाल ने लखनवी अंदाज व्यंग यह साबित करने के लिए लिखा था कि बिना कथ्य के कहानी नहीं लिखी जा सकती, परंतु एक स्वतंत्र रचना के रूप में इस रचना को पढ़ा जा सकता है। यशपाल उस पतनशील सामंती वर्ग पर कटाक्ष करते हैं जो वास्तविक में बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। कहना ना होगा कि आज के समय में भी ऐसे परजीव संस्कृति को देखा जा सकता है। इस पैराग्राफ में जो कथ्य लिखा गया है, ये कहानी लखनवी अंदाज के बारे में बताया है। ये व्यंग है। व्यंग मतलब किसी चीज़ का उपहास कर रहा हो, किसी चीज़ का मजाक उड़ा रहा हो या मजाक वाली चीज़ें उसमें नज़र आ रही हो कहानी में। और यशपाल उस पतनशील संवादी वर्ग जो ख़त्म हो गया है, जिसका पतन हो गया है, वो सामंतवादी वर्ग, जैसे बड़े राजघरानों में ज़मींदार, उन पे कटाक्ष मतलब बहुत ज़बरदस्त प्रहार किया है अपने शब्दों से। और उन लोगों को जो बनावटी जीवन शैली जीते हैं उनके को दर्शाया है। इस पाठ को पढ़ने से पहले, लखनवी अंदाज को पढ़ने से पहले हम कुछ कठिन शब्दों की तरफ ध्यान दे देते हैं। मुफसिल मतलब केंद्र में स्थित नगर के इर्द गिर्द स्थान। उतावली, जल्दीबाजी, प्रतिकूल, विपरीत, सफ़ेद पोश, भद्र व्यक्ति, अपदार्थ वस्तु, तुच्छ वस्तु,
मतलब बेकार वस्तु, गवारा ना होना, मन के अनुकूल ना होना, मन के मुताबिक ना होना, लेना, लपेट लेना, एहतियात, सावधानी, करीने से, बहुत अच्छे ढंग से, सुर्खी का अर्थ है लाली, भाव भंगिमा का अर्थ है मन के विचार को प्रकट करने के लिए शारीरिक क्रिया। सफूरन, फटकारना, पल्लवित होना, पानी भर जाना, पनियाती, रसीली, तलब, इच्छा, मेदा, पेट, सतृष्ण, इच्छा सहित, तस्लीम, सम्मान में, सिर खम करना, सिर झुकाना, तहजीब, शिष्टाचार, नफासत, स्वच्छता, नफीस, बढ़िया, अब्स्ट्रैक्ट, सूक्ष्म, शकील, आसानी से ना पचने वाला, नामुराद, बेकार चीज़, ज्ञान चक्षु, ज्ञान रूपी नेत्र। ये हमारे कठिन शब्द हैं इस पाठ में। अब हम इस पाठ के बारे में पढ़ते हैं। लेखक के पास में ही कहीं जाना था लेखक को पास में ही कहीं जाना था। लेखक ने ये सोचकर सेकंड क्लास की टिकट लिया था। क्योंकि उसमें भीड़ कम होती है। वो आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नए कहानी के बारे में सोच सके। पैसेंजर ट्रेन खुलने वाली थी। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़े, परंतु अनुमान के विपरीत उन्हें डिब्बा खाली नहीं मिला। डिब्बे में पहले से ही लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सज्जन पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने 2 ताज़े चिकने खीरे तौलिया पे रखे थे। लेखक का अचानक चढ़ जाना उस सज्जन को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने लेखक से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। लेखक को लगा शायद नवाब ने सेकंड क्लास का टिकट इसलिए लिया है ताकि वह अकेले यात्रा कर सके, परंतु अब उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि कोई सफ़ेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफ़र करता देखे। उन्होंने शायद खीरा भी अकेले सफ़र में वक्त काटने के लिए खरीदा होगा। परंतु अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए जाए। नवाब साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे, परंतु लगातार कनखियों से लेखक की ओर देख रहे थे। अचानक ही नवाब साहब ने लेखक को संबोधित करते हुए पूछा, खीरे का लुत्फ़ उठाने के लिए कहा, अर्थात खीरे को खाने के लिए कहा। परंतु लेखक ने शुक्रिया कहकर उन्हें मना कर दिया। नवाब ने बहुत ढंग से खीरे को धोकर छीला, काटा और उसमें ज़ीरा, नमक, मिर्च लगाया। तौलिया पर सजाते हुए पुनः लेखक को से खाने के लिए कहा, किंतु वह एक बार मना कर चुके थे, इसलिए आत्मसम्मान बनाए रखने के लिए दूसरी बार पेट खराब होने का बहाना बना दिया। लेखक ने मन सोचा कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़र से बच सकने के ख्याल से अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब खीरे की एक फाँक को उठाकर होठों तक ले गए, उसे सूंघा। खीरे की स्वाद का आनंद में उनकी पलकें मूंद गई। मुंह में आए पानी के
घूंट गले से उतारा गया। तब नवाब साहब ने फाँक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। इसी प्रकार एक एक करके फाँक को उठाकर सूंघते और फेंकते गए। सारे फाँकों को फेंकने के बाद उन्होंने तौलिया से हाथ और होंठ को पोंछा, फिर गर्व से लेखक की ओर देखा और इस नायाब इस्तेमाल से थक कर लेट गए। लेखक ने सोचा, खीरा इस्तेमाल करने से क्या पेट भर सकता है? तभी नवाब साहब ने डकार ले ली और बोला, खीरा होता है लजीज पर पेट में बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा, जब खीरे की गंध से पेट भर जाने की डकार आ सकती है तो बिना विचार, घटना और पात्रों की इच्छा मात्र से नई कहानी नहीं लिखी जा सकती।